हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार डी कुमार आईसीएस एकेडमी में। स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, इनकी योग्यता क्या होती है, इनका पारिश्रमिक क्या होता है, इनकी कर्तव्य और शक्तियाँ क्या है। तो आज हम विस्तार से सारी चीज़ें जानेंगे। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में। तो आज के बाद आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। हमने आपको कई महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए हैं, जैसे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, लोकसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, राष्ट्रपति है, बिल्स आपको पढ़ा दिए हैं। तो उसी क्रम में ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का हम परिचय क्या दें, कौन होते हैं महान्यायवादी? तो भारत सरकार के विधिक सलाहकार होते हैं। भारत सरकार के विधिक सलाहकार होते हैं जो सरकार को एडवाइस करते हैं उन्हें कानूनी मामलों में। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, सरकार पे कई सारे केस चलते हैं तो सरकार की तरफ से उनका पक्ष कौन रखेगा। कई सारे विवादों में सरकार फंसी रहती है, तो ऐसे में एक व्यक्ति महान्यायवादी होता है। हालांकि कैबिनेट में इनके लिए एक अलग पद की व्यवस्था की गई है, विधि मंत्री अलग से होते हैं। ये आपको बता दें, कैबिनेट के सदस्य वगैरह नहीं होते, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। ये अगर हम इनका परिचय दें, इंट्रोडक्शन दें, तो ये भारत सरकार के विधिक सलाहकार हैं और देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप इन्हें? देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी या भारत सरकार के विधिक सलाहकार। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो इनकी नियुक्ति आपको बताना चाहेंगे कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब हम कई बार बता चुके हैं कि जब तक राष्ट्रपति की क्या है, इच्छा है, जब तक राष्ट्रपति चाह रहे हैं तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं किसी नौकर को हायर करता हूं और तो वो हमारे यहाँ काम करने आ रहा है, तो जब तक मेरी इच्छा है मैं उसे रखूंगा। ठीक है, बिना किसी कारण के भी मैं उसे निकाल सकता हूँ। हालांकि लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है कि बिना किसी कारण के किसी अधिकारी को हटाया जाए, लेकिन फिर भी मतलब जहां तक संविधान ने बताया है वो यही है कि मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करेंगे और जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। जैसे हमने बताया था, सीएजी के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष कार्यकाल है, तो इनके लिए ऐसा संविधान में नहीं बताया गया। ठीक है, और सामान्यतः जब सरकार अपना त्याग पत्र देती है तो ये भी अपना त्याग पत्र दे देते हैं, क्योंकि सरकार की सलाह पर ही इनको नियुक्त किया जाता है। मंत्री परिषद की सलाह पर ही इन्हें नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः कभी भी ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये तो सभी के लिए है कि न केवल महान्यायवादी के लिए, न केवल नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए, कोई भी व्यक्ति कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति जिसे नियुक्त कर रहा है, जैसे राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं, तो नॉर्मली आप सभी में देखिए कि सभी अपना त्याग पत्र किसको दे रहे हैं? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, तो आपको इनका परिचय पता चल गया। भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, और सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही क्यों, बल्कि इन्हें देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार है फ्रेंड, निर्णय देने का अधिकार नहीं, दोनों में अंतर है। सुनवाई का इन्हें अधिकार है, किसी भी न्यायालय में जाकर बैठ सकते हैं, वहां की प्रोसीडिंग्स को सुन सकते हैं, ये अधिकार है। ये नहीं, एक जजमेंट नहीं दे सकते, डिसीजन नहीं दे सकते। तो ये सुनवाई का अधिकार आप अन्यथा मत ले जाइएगा। ठीक है, तो इनका परिचय
इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। और इनकी योग्यता क्या होगी, तो योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगी। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है, तो आपको बता दूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो योग्यता है वह ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये पहली योग्यता जो है ये सभी के लिए है, इसे तो आप बिल्कुल दिमाग में बैठा के रख लीजिए, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए। और बी में क्या बताया था कि किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की नजर में कोई विधि वेता हो, विधि का एक्सपर्ट हो, लॉ एक्सपर्ट हो, विधि का अच्छा जानकार हो, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त करते हैं, ठीक है। और इनका जो पारिश्रमिक है वो भी निर्धारित नहीं है, संविधान में इनके पारिश्रमिक यानी सैलरी को निर्धारित नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति इनके काम को देखते हुए इनका पारिश्रमिक निर्धारित करते हैं। चूंकि ये सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए इन्हें निजी प्रैक्टिस करने का अधिकार है, लेकिन इन पर कुछ लिमिटेशंस लगा दी गई हैं, सीमाएं लगा दी गई हैं। वो सीमाएं क्या है, सीमाएं ये हैं कि सरकार के खिलाफ विश्लेषण नहीं कर सकते किसी मामले में, ठीक है। किसी सरकार से पूछे बगैर किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकते, किसी कंपनी या परिषद में किसी निदेशक या डायरेक्टर का पद ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इन पर लिमिटेशन लगा दी गई है, ठीक है। निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, अनुच्छेद 88 ये मंत्रियों के लिए भी है और महान्यायवादी के लिए भी है। थोड़ा सा बस अंतर है मंत्रियों के लिए और महान्यायवादी के लिए। अभी आपको पता चल जाएगा कि किसी भी मंत्री को किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में जाने का अधिकार है। किसी भी मंत्री को लोकसभा या राज्यसभा में जाने का अधिकार है, उसकी बैठक में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान वही करेगा, मतदान मंत्री वही करेंगे जहां का वह सदस्य होगा। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा में मतदान करेगा, राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में मतदान करेगा। लेकिन अनुच्छेद 88 के तहत इनको भी यही अधिकार प्राप्त हो जाता है जो मंत्री को, लेकिन इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है। आ गई ना बात समझ में आपको, यानी अब डिफरेंस आपको पता चल गया। इनको मतदान करने के बगैर किसी भी संसद के किसी भी सदन या समिति में भाग लेने का अधिकार है, मतदान के बगैर, ठीक है। तो इनकी शक्तियां और कार्य क्या होंगे, इनकी शक्तियां ये उच्चतम न्यायालय में सरकार की वकालत करते हैं या सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, उन मामलों में जो सरकार से संबंधित होते हैं। इसी प्रकार किसी भी उच्च न्यायालय में सरकार की तरफ से उनका केस लड़ते हैं। और फिर हमने आपको बताया था किसी भी देश की किसी भी अदालत में इन्हें सुनवाई का अधिकार है। जैसे केंद्र में महान्यायवादी का पद बनाया गया है, वैसे ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य में महाअधिवक्ता का भी पद सृजित किया गया है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें तो क्या आप उसे हैंडल कर पाएंगे? तो क्वेश्चन ये है आपके लिए कि निम्नलिखित में से महान्यायवादी के संदर्भ में विचार करें। निम्नलिखित में से महान्यायवादी के संदर्भ में विचार करें। ए, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण नहीं करते हैं। महान्यायवादी का पारिश्रमिक संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। सी, महान्यायवादी को वही अधिकार प्राप्त हैं जो सीएजी को प्राप्त हैं।
यानी कहने का मतलब ये है, महान्यायवादी को उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से कैग को हटाया जाता है। अब आप बताइए कौन सा सही है? एक सही है, एक दो सही है, एक दो तीन सभी सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका डी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, ये मैंने इस प्रकार से बनाया था क्वेश्चन जिससे कि आपको लगे कि सही है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।